MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, तरह की अर्निंग नहीं है जैसे पहले के लोगों ने अर्न किया और वो अच्छे पोस्ट पे अच्छा पैसा कमाया और वो निकल गए। तो अभी क्या एफिलिएट मार्केटिंग के साथ भी ऐसा है, सैचुरेशन है या स्कोप है एफिलिएट मार्केटिंग में? लोग जो होते हैं, जो बिजनेस जो होते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है कि लोग अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए या तो वो एड्स रन करते हैं या वो लोगों को अपॉइंट करते हैं या वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, ये तो मुझे पता लग गया आपसे बात करके। स्किल हम धीरे धीरे इनहांस कर सकते हैं, तो ये दो चीज मेन होती है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप गूगल करो, आप खुद की भी रिसर्च करो, आप उनके प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट्स पे भी चेक करो, उन्होंने क्या किया है, कंपनी ने क्या क्या चीजें करी हैं, क्या उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिली है। लर्निंग हो गया, हमारा स्किल्स डेवलप हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट है, अब हमें सेल्स पे फोकस करना है। तो हम क्लाइंट कहाँ से लाएं, बेचे कैसे? जब आप शुरू करते हो, आपका सिंपल एक टास्क होता है कि आपको बेटर बनना है, आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। स्किल्स कोई भी हो सकती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, सेल्स स्किल्स हो गया, मार्केटिंग स्किल्स हो गया। ये ना कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप कभी भी ना ये आपको ब्रोक नहीं बनाएगी। अभी एक लेटेस्ट है ना, यूट्यूब पे एफिलिएट का फीचर आया है, शॉप नाउ का ऑप्शन है, प्रोडक्ट ऐड करो। जैसे मैंने ये शर्ट पहना, अगर ये रील जा रही है तो ये शर्ट दिखता रहेगा, इस टाइप के शर्ट परचेज करने का ऑप्शन आता रहेगा। तो क्या ये नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं? ये भी एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल है। कुछ भी पहले से समझने की जरूरत नहीं होती आपको, सिर्फ सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतना पावरफुल रोल प्ले कर रहा है ना, आप जितनी जल्दी इस गेम को समझ जाओगे ना, यू विल प्ले वेरी बिग। तो चलिए मिलते हैं ओशीन से। हेलो ओशीन, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स। कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो ओशीन, आप जो कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग, तो कैसे समझ में आया कि यही करना है मुझे इतनी छोटी सी एज में, जहाँ लोग पढ़ाई करते हैं, अपना करियर सेट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी अपना करियर सेट कर चुके हो। तो क्या रहा, बैक स्टोरी क्या है आपकी? मेरी जर्नी ना कुछ इस हिसाब से शुरू हुई थी कि जब मैं 19-20 इयर्स की थी, उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था। हम सबको पता है कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा फाइनेंशियली एक मिडिल क्लास पर्सन हिट हुआ था, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जा रही थी, ले-ऑफ्स हो रहे थे एंड आने वाले नेक्स्ट मंथ्स का भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा था कि भई आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर बंदा कितना कमाएगा, क्योंकि जो सैलरीज़ थी वो डिडक्ट हो करके आ रही थी। एंड वहाँ पे एक्चुअली में उस फ़ेज़ में इंटरनेट ने इतना बूम किया, सोशल मीडिया ने इतना तेज़ रैपिडली ग्रोथ पकड़ी है वहाँ पे, कि जिस बंदे ने उस टाइम पे अच्छे से चीज़ों को समझा, एग्ज़ीक्यूट किया, तो आज हम उन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों ने अपना करियर उस टाइम पे एस्टैब्लिश किया था। मैं ये चीज़ें ना बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी कि यार कुछ करना है अपनी लाइफ़ में, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर लाइक आई एम अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है? मेरे पेरेंट्स की और कोई भी जो चाइल्ड है वो नहीं है, तो उनकी जितनी भी होप्स हैं वो मेरे से ही हैं। तो मेरे पेरेंट्स को हमेशा से यही होता था कि ना हमें एक लड़का चाहिए, ठीक है? जो कि हर एक बंदे को होता है, हर एक पेरेंट्स को होता है कि एक लड़का जो सिक्योरिटी, जो पैसा बना कर के दे सकता है, वो लड़की नहीं दे सकती। तो जब मैं ये चीज़ें घर-घर में भी ये चीज़ें सुनती होती थी कि भई ये चीज़ें जो हैं वो लड़कियों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कि कल को इसने अपने घर चले जाना है, हमें कौन देखेगा, या ये बाहर जा कर के लड़की क्या ही कितना ही कमा लेगी। तो ये चीज़ें ना हमेशा मेरे माइंड में चलती थी कि कुछ मुझे करना है, बट क्या करना है वो समझ में नहीं आता था। कोविड के टाइम ऐसा आया था कि उस टाइम पे मेरे पापा की जो सैलरी थी, वो कट हो करके मिलती थी, और एक टाइम ऐसा आ गया था उस टाइम पे कि मेरे पापा के पास सिर्फ़ उस पॉकेट में ₹500 बचे थे एंड पूरा मंथ हमें उसमें सर्वाइव करना था। वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि ओशन फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम कुछ कर लो, तुम ये कर लो, वो नहीं बोलेंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग अ 19-20 ईयर ओल्ड किड, अब चीज़ें थोड़ी-सी अपने शोल्डर्स पे लेने की बात आ चुकी है एंड हम इतने पेरेंट्स ने कैपेबल कर दिया है कि 18 साल तक उन्होंने हमें कर दिया। अब एटलीस्ट मैं अपना बर्डन जो है ना वो उनके ऊपर ना डालूँ। सारी चीज़ें सही चल रही थी, उन्होंने कभी नहीं बोला, बट कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी नहीं जाती, वो ली जाती है। उस टाइम पे मैंने चीज़ें फाइंड आउट करना शुरू किया। ऑनलाइन इतना क्रेज़ हो रहा था, सोशल मीडिया इतना तेज़ ग्रो कर रहा था, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ सोची कि लेट्स जस्ट एक्सप्लोर कि सोशल मीडिया पे और क्या-क्या स्कोप हो सकता है ग्रो करने का। सो वहाँ पे मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता लगा, मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता लगा।
आई गॉट सो मेनी थिंग्स, बट वहाँ पर क्या चीज़ हुई, जितना मुझे समझ में आया मैंने वहाँ पे एक्शन लिया। और वहाँ पर सबसे फर्स्ट बात क्या हुई कि मेरे को ना कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ओशन हमें ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना है, ओशन हमें ये वाली चीज़ इस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं करनी, हमें इस हिसाब से करनी है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। उस टाइम पे मैं आई वॉज जस्ट अलोन डूइंग इट कि भाई जो समझ में आ रहा है वो करूँ। तो ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया और एक दो चीज़ें और ट्राई करी, एंड उसमें मेरा कोविड मंथ के अंदर ही, क्योंकि ऑब्वियस बात है, आप कुछ भी नया शुरू करते हो पैसा लगता है जेब से, है ना। हाँ, आज वो अगर हमें फॉर एग्जांपल अपनी दुकान भी एस्टेब्लिश करनी है तो उसके अंदर भी, परचून की दुकान भी फॉर एग्जांपल खोलनी है, उसके अंदर भी माल लगेगा, उसके अंदर भी पैसा जाएगा हमारा। तो सीखने में भी वहाँ पे मेरा पैसा गया, उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए मेरा पैसा गया। बट कोविड के टाइम पे मुझे इतना ग्रोथ नहीं मिली जस्ट बिकॉज कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरा 70,000 का नुकसान हुआ वहाँ पे। हुँ। एंड वो एक ऐसा सेटबैक था जो कि मुझे मिला। आई वाज लाइक कि यार पापा की सैलरीज कट हो करके मिल रही हैं, कोविड का टाइम चल रहा है, नेक्स्ट मंथ का कुछ पता नहीं है, घर पे मेरे 12 लाख का कर्जा चल रहा था, 12-15 लाख का डेट था मेरी फैमिली पे। एंड आई वाज लाइक कम्प्लीटली क्लूलेस कि यार मैंने ये क्या कर लिया। इट वाज अ वेरी बिग स्टेप जो कि मैंने लिया, और मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि बच्चे के लिए, 19 साल के बच्चे के लिए 70,000 का नुकसान इज अ ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट। उस टाइम पे 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मैं छोड़ के अपना जो स्टडीज़ कर रही थी वो करूँ, हुँ। या दूसरा ऑप्शन था कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करके जो मैंने पैसा गँवाया है, अब गँवाने पे फ़ोकस ना करके मैं कमाने पे ध्यान दूँ। एंड आई चूज़ सेकंड ऑप्शन। मैंने सोचा कि यार जो हो गया है, बट अब यहाँ से बाउंस बैक करना है, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी के ताने नहीं सुन सकती हूँ अपने पेरेंट्स से कि भाई तेरे ऊपर विश्वास करके तुझे 70,000 रुपए दिए और तूने देख ले क्या कर लिया, अब तू कुछ और मत कर। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि पेरेंट्स से तो टॉन्ट आएगा है। हर एक चीज़ होती है ना कि बच्चा अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में भी फेल हो जाए तो पेरेंट्स हमारे टॉन्ट मारते ही मारते हैं। वो उनको भड़ास होती है, वो अपने बच्चों पे निकालेंगे ही कि भाई तेरे ऊपर ये हमने इन्वेस्ट करके दिया और तूने क्या कर दिया। तो बस यही चीज़ हुई थी मेरे साथ भी। तो मुझे ये था कि भाई मैं सारी ज़िंदगी का टॉन्ट नहीं सुनना चाहती हूँ, तो अब यहाँ से कुछ और करते हैं। और जब मैंने दूसरी चीज़ जब एस्टैब्लिश करी, तब आई गॉट टू नो अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग, एंड इसके बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने उनको सिंपल इतना बोला था कि पापा मुझे कुछ सीखना है। वो जो चीज़ें नुकसान हुई वो इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। आई गॉट टू नो समथिंग जहाँ पे मुझे पूरा गाइडेंस एंड प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, मुझे ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, चंक था मनी का, बहुत मुश्किल हुई थी हमें फर्स्ट टाइम पे 70,000 अरेंज करने में। अब दोबारा से वहाँ पे इन्वेस्ट करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क, बट चलो जैसे तैसे करके चीज़ें शुरू करी, सीखना शुरू किया, एंड चीज़ें वर्कआउट कर गई फॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि जो मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक चीज़, हर एक सेटबैक वो आपका फेलियर नहीं होता, वो आपका एक लेसन होता है। तो जब आप अपनी जर्नी में आगे जाते हो ना, तब आपको पता लगता है कि यार जो डॉट्स है ना वो आप पीछे के कनेक्ट करते जाते हो। तब आपको पता लगता है कि हाँ, ये लेसन जो मैंने वहाँ पे लिया था वो आज यहाँ पे काम आ रहा है। जो गलतियाँ मैंने वहाँ पे करी थी वो आज यहाँ पर काम आ रही हैं कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है। एंड दैट इज़ द थिंग जहाँ पर विद इन 8 to 9 मंथ्स के अंदर मैंने 1 लाख की इनकम जनरेट कर ली थी। एंड टुडे बाय द एज ऑफ 23 मैं 6 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी जनरेट कर चुकी हूँ थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। ओके। तो बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी है आपकी। अ, आपने पढ़ाई अधूरा छोड़ा, परस्यू नहीं किया आगे? एक्चुअली क्या बात हुई थी, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग साइड बाय साइड मैं स्टडीज़ के साथ कर रही थी, एंड उस टाइम पे सेकेंड ईयर मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तब मैं कमा रही थी, बट इतना नहीं कमा रही थी कि मैं उसको एज अ फुल टाइम करियर सोच पाती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एक बंदे को श्योरिटी चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है। खुदा ना खास्ता अगर मैं अपना वहाँ पर छोड़ देती चीज़ें तो मेरे पास तो कोई बैकअप प्लान ही ना बचता ना। तो मैंने उस टाइम पे चीज़ों को कंटिन्यू किया, एंड जब मैं थर्ड ईयर में आई, मैं बीएससी कर रही थी। बीएससी के थर्ड ईयर में आई जस्ट गॉट द रियलाइजेशन कि अब बीएससी के बाद मेरा यहाँ पर और कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उसके बाद कितनी की ही सैलरी मुझे मिल जाएगी, और बीएससी के बाद बचता कुछ भी नहीं है। या तो बंदा ट्यूशन से अर्न करता है, या तो फिर बंदा आगे अपनी एमएससी को परस्यू करता है, आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करता है। एंड बाय दी थर्ड ईयर मैं अपना खर्चा खुद निकालने लग गई थी। आई वॉज मेकिंग अ डिसेंट अमाउंट, एंड जब मुझे वहाँ पे रियलाइजेशन हुआ कि यार
अब इसके बाद मेरा कोई और आगे मुझे स्कोप नहीं दिख रहा है, तो जस्ट उधर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इधर अपना फुल टाइम दे लूँ। तो लास्ट मेरे ख्याल से बीएससी में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, मैंने 5 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए थे। लास्ट का जो 6 सेमेस्टर था वो 6-7 मंथ्स का था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे 7 महीने खराब करने से अच्छा जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिलना, यहाँ पे मैं 7 महीने और अच्छे से डेडिकेटेडली फोकस कर लेती हूँ। तो मैंने 3rd ईयर में आकर के 5th सेमेस्टर में ड्रॉप ले लिया था, और वो डिसीजन मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, वही। क्योंकि उस टाइम पे मैं 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा रही थी अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। बट जब मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई अब मुझे यहाँ पे फुल टाइम करना है, क्योंकि अगर मैं पार्ट टाइम में 15-20 हज़ार निकाल रही हूँ, तो फुल टाइम अगर मैंने 8-8 9-9 घंटे देना शुरू कर दिए फुल टाइम में, तब तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होगी, और वही चीज़ हुई। विद इन 7 to 8 मंथ्स मैंने वहाँ से जो इनकम जो जनरेट करी थी, मैं 15-20 हज़ार से उठ करके कम से कम 1.5-2 लाख की इनकम तक पहुँच गई थी। तो इट वाज़ अ वेरी बिग डिसीजन एंड इट वाज़ अ ग्रेट डिसीजन उस टाइम पे। बट उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को ये चीज़ समझा पाना, इट वाज़ अ बिग टास्क, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को यही होता है ना कि डिग्री ले लो, श्योरिटी हो जाएगी, एक मार्केट में नाम होता है कि तुमने डिग्री कंप्लीट की है, ये वो। तो टाइम था थोड़ा चैलेंजिंग था, बट जब उनको रिजल्ट्स दिखे, नाउ दे आर वेरी हैप्पी। बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, लोग जिनके पास डिग्री नहीं होती वो होप खो देते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते आगे। कभी कभी हमें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है कि हम कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अफिलिएट मार्केटिंग ही कैसे आया आपके लाइफ में? जैसे मैंने बोला ना कि शुरुआत में क्या चीज़ हुई थी, आई वॉज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, और उस टाइम पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। कैसे करना है सब कुछ मैं खुद फिगर आउट कर रही थी। कहते हैं ना कि ABCDEFGH सीखने में भी हमें टीचर लगा था, वो भी हमें खुद नहीं आया। तो जब आप इतनी बड़ी स्किल सीखने जा रहे होते हो, या तो आपको डेफिनेटली कोई एक पर्सन चाहिए होता है, आपको किसी की गाइडेंस चाहिए होती है जो आपको उस पाथ पे गाइड करे। एंड अफिलिएट मार्केटिंग में मुझे वो चीज़ मिली कि देयर आर सम थिंग्स जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अफिलिएट मार्केटिंग में स्कोप है। सबसे बड़ा चीज़ क्या था यहाँ पे, कि आपकी कोई कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको कोई टेक्निकल चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है बिजनेस कैसे चलता है, तो अफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पर आप उसको यूज़ करके एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ गेम ऑफ, अब जिन लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, मैं बता देती हूँ। इट इज़ अ सिंपल मॉडल जहाँ पर आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट आपका नहीं होता। हम हमेशा से ये चीज़ सोचते हैं ना कि ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बंदे को साइड हसल स्टार्ट करनी है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बंदे को पता है कि भाई अगर वो फ्रीलांस भी करता है या अगर वो जॉब भी करता है, तो वो उतना पैसा नहीं बना पाएगा जितना वो बिजनेस जनरेट करके या वो अपना काम जनरेट करके कर पाएगा। बट बिजनेस में भी इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी टास्क, क्योंकि आपको प्रोडक्ट देखना होता है, आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखनी होती है, आपको उसकी लेवलिंग देखनी होती है, पैकेजिंग, कॉस्टिंग, डिलीवरी कॉस्ट, एवरी चीज़ जो आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ती है। उससे भी सबसे बड़ी बात, आपको टीम हैंडल करनी पड़ती है। ठीक है, टीम के अंदर आपस में पॉलिटिक्स ना हो जाए। इट इज़ अ वेरी बहुत बड़ी बात होती है वो चीज़, क्यों? और वहीं पे बंदे ज़्यादातर जब बंदा शुरू करता है, स्टार्टअप स्टार्ट करता है, वो आने वाले 1 साल भी नहीं टिक पाता। द रीज़न बिहाइंड दिस कि मार्केट में ऑलरेडी इतने प्रोडक्ट्स, इतनी चीज़ें चल रही होती है, तो आप जो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, यू नीड टू बी डिफरेंट इन दैट थिंग, राइट? तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भी आई कि यार मेरे पास ना कोई कनेक्शन, ना मुझे कोई नॉलेज बिजनेस की, ना मुझे पता है कि भाई पैकेजिंग कैसे होती है, लेबलिंग कहाँ से करवानी होती है, क्या चीज़ है, और सबसे बड़ी बात कैसे हायरिंग करनी होती है, कैसे टीम बिल्ड करनी होती है, कैसे टीम को मेंटेन करना होता है, मुझे कुछ नहीं आइडिया था उस टाइम पे। सो आई वॉज जस्ट लाइक कि ठीक है, काम तो यार करना है, बिजनेस में पैसा है, बट बिजनेस भी हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते बिना, और सबसे बड़ी बात पैसा। आप कोई आज फॉर एग्जाम्पल कोई दुकान भी इस्टेब्लिश करते हो, 1 लाख 2 लाख कहीं नहीं गया। और आपको भी पता है सुप्रीता जी, बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, शुरुआत में 1 लाख 2 लाख लगाना है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो जब मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा, द बेस्ट थिंग हेयर इज कि आप बिना प्रोडक्ट होए भी किसी और के प्रोडक्ट को रिकमेंड करके एक अच्छा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग। जहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को भी सुना होगा ना कि आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं कि दूसरे के प्रोडक्ट्स को, दूसरे के ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं एंड ब्रांड्स उनको आके पैसा देता है। बट वो पॉइंट भी एक इन्फ्लुएंसर के लिए वैलिडेट है, एक
आम इंसान जिसके पास कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उसके पास अच्छा खासा प्रोफाइल नहीं है, उसके पास फॉलोअर्स नहीं है, ब्रांड्स उनको आके क्यों पैसा देंगे अपनी चीज को प्रमोट करने का, राइट? तो अफिलिएट मार्केटिंग वो ऑप्शन आपके लिए खोल देता है कि जहां पर आपको फॉलोअर्स की नीड भी नहीं होती, जहां पर आपके पास ज्यादा पैसा होने की भी नीड नहीं होती, आपको एक्सपीरियंस की भी नीड नहीं होती, एंड आप उसको यूज करके एक डिसेंट सोर्स बना सकते हो। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने अपनी जर्नी उस अकॉर्डिंगली शुरू की, क्योंकि मैं तो एकदम ही उस टाइम पे जीरो पे थी, 70,000 का नुकसान किया हुआ था, 12 लाख का कर्जा चल रहा था। तो मैं तो अपने पेरेंट्स को बोल ही नहीं सकती थी कि पापा 2 लाख और दो, घर हुँ। से चपेट ही आ रही थी, सीधी सी बात है कि भाई अब जो गवाया पहले उतना तो कर लो। हुँ। तो दैट इज द थिंग कि वहां पर मैंने चीजें स्टार्ट करी, ये चीज सोच के कि यहाँ पर ज्यादा पैसा नहीं लग रहा मेरा, और मुझे सिखाने के लिए भी लोग हैं, बताने के लिए लोग हैं, एंड शुरू करती हूँ। क्योंकि जितना मैं सोचूंगी उतना टाइम वेस्ट होगा, उतना कोई आउटकम नहीं निकलने वाला, क्योंकि क्लैरिटी जो है वो सोचने से नहीं आती, कनाल से क्लैरिटी जो आता है है। वो एक्शन लेने से आती है। एंड बाय द टाइम जैसे जैसे आप काम करते हो, कॉन्फिडेंस भी आपको फिर तभी आने लग जाता है अपनी चीज़ों पे। तो अभी तक तो हमने जान लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे कमाया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है? क्या होता है इसके अंदर? हाउ डू वी जनरेट मनी, मतलब पैसा आता कैसे है इसमें? इसमें बहुत सिंपल मॉडल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट होता है ना, रियल एस्टेट में ब्रोकर होता है। अब किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बिकवानी है, किसी बंदे को प्रॉपर्टी लेनी है। अब ये दोनों को जो मिलवाता है इंसान, वो होता है ब्रोकर, है ना, कि वो उस इंसान को उस इंसान के साथ कनेक्ट करवा देता है, और बीच में ब्रोकर जो है वो अपना कमीशन रख लेता है, अपना इनकम जनरेट करता है। सेम मॉडल हेयर इट इज एज वेल, कि कंपनीज को चाहिए कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है वो बिके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी को पैसा कैसे आएगा? तो कंपनीज को चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बिके, और कस्टमर को चाहिए अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब अगर कंपनी उस कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो अपना प्रोडक्ट को ऑब्वियस सी बात है मार्केट करती है, क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं है कि XYZ मार्केट में चल रही है। अब आज देखो कोलगेट है, कोलगेट एक नाम बन चुका है, राइट? कोलगेट के बारे में सभी इंसान को सब कुछ पता है कि कोलगेट क्या कर रही है। बट आज अगर फॉर एग्जांपल कोई एक नई टूथपेस्ट कंपनी लॉन्च होती है, उसके बारे में अगर लोगों को पता ही नहीं है, तो क्या उसकी सेल हो पाएगी? हुँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्योंकि अगर लोगों को आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो बिकेगा भी नहीं। हुँ। तो इन अ सिमिलर वे, लोग जो होते हैं, जो बिजनेस जो होते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है कि लोग अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए या तो वो एड्स रन करते हैं, हुँ। या वो लोगों को अपॉइंट करते हैं, या वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। तो इन हेयर एज वेल यहाँ पर क्या होता है कि कंपनीज जो है उन लोगों को हायर करती है, या फिर उन लोगों को एज अ अफिलिएट बना देती है, जहां पर कि अफिलिएट का काम होता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप मार्केट तक लेकर के जाओ, एंड अगर आपके लिंक के थ्रू परचेसिंग डन होती है, तो कंपनी आपको उसका सर्टेन अमाउंट जो है वो डिलीवर करती है। सो यहाँ पर इस मॉडल से काम होता है, एज अ ब्रोकर काम होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर गलतियां ये करते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग जब शुरू करते हैं तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील करने की बजाय, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स की बजाय डिजिटल प्रोडक्ट्स में अपने आप को स्विच कर लोगे, यू विल मेक अ लॉट ऑफ अमाउंट इन दैट, और आपकी ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियली होती है। क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका जो इनकम पोटेंशियल होता है वो एक तरीके से बाउंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को भी बार बार अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है एज अ फिजिकल मॉडल, राइट? अब बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, तो ये भी अपना एफिलिएट मॉडल जो है वो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप यहाँ से एफिलिएट जो है वो कर सकते हो। बट वहाँ पे क्या है, बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट्स में डीलिंग होती है। फिजिकल प्रोडक्ट्स में वहाँ पर सिर्फ एक ड्रॉबैक आ जाता है कि कंपनी को मैनेज करना पड़ता है, कंपनी को अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करने पड़ते हैं, डिलीवरी देखनी पड़ती है, पैकेजिंग, कॉस्टिंग, बार बार बनाने का खर्चा, जिसकी वजह से वो अफिलिएट्स को ना बहुत एक सर्टेन अमाउंट देते हैं। मतलब मैक्स टू मैक्स 5%, 6%, 12% तो बहुत ही कम होता है। वो तब होता है जब 2-2 लाख का, 3-3 लाख का प्रोडक्ट हो। अगर 15-20 हजार का प्रोडक्ट है, या 10-15 हजार का प्रोडक्ट है, एज अ फिजिकल प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर 1%, 2%, 3% इस हिसाब से कमीशन स्ट्रक्चर रहता है। बट यहीं पर अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हो, तो सबसे बेस्ट बात यहाँ पर क्या होती है कि डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ एक बार बनाया जाता है, उसको बार बार बनाने का कोई झंझट नहीं होता। जैसे कम्युनिटीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, तो उन चीजों के अंदर आपको ज्यादा अमाउंट देती है कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी का तो कॉस्ट सिर्फ एक बार लगा ना, वहां पे बनाने
बनाने का बार बार कॉस्टिंग नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तो वो बैकएंड से बहुत ईजिली हो जाता है। सो दैट इज द थिंग कि अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अभी जो हमने बातें करी ना, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, पर मैं ना अभी टियर 2 और टियर 3 सिटीज की तरफ मूव करूं, तो मैं चाहूंगी कि आप वो डॉट बताओ कि वो जाके कहाँ कनेक्ट करे, कहाँ खुद को रजिस्टर करे, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में उतरे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो? देखो, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील करना है कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील दोनों करना है। चीज को आप एक बार डिफाइन कर दो, फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स में ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग में कि कोई भी जैसे ये सोफा है, ठीक है, सोफा, टीवी, फ्रिज, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स में आता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स इज कोर्सेज, कम्युनिटीज, प्रोग्राम्स, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स। ये चीज जो होती है वो होती है हमारी डिजिटल प्रोडक्ट की। सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे होती है एंड वेबसाइट से ऑपरेट होती है। कोई आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है इन हैंड, ठीक है। सब कुछ जो होता है वो वेबसाइट पे या उस चीज़ों के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। अब मेन चीज़ यहाँ पर पता क्या है, ड्रॉबैक क्या है, जो कि मैंने भी चीज़ रियलाइज़ करी कि फिजिकल प्रोडक्ट में सबसे पहला चीज़ तो यही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकम स्ट्रक्चर बहुत बाउंड हो जाता है। आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप चाहे जितने मर्जी क्लाइंट्स लेकर के आ जाओ, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू वोंट मेक दैट मच अमाउंट जितना आप फिजिकल प्रोडक्ट में डील करके डिजिटल प्रोडक्ट में डील करके कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि अब जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहां पर ना आपको सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता है। काइंड वहां ऑफ एक बार मीशो पे बहुत ज्यादा बूम था फिजिकल हाँ, प्रोडक्ट का। एग्जैक्टली। बट वहां पर क्या चीज होती है कि आप को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। जैसे मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू करी थी तो ड्रॉप शिपिंग में आई वॉन्ट एबल टू गेट दैट गाइडेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पर्सन। मैं खुद ही फिगर आउट कर रही थी। तो जब आप चीज़ें खुद फिगर आउट करते हो ना, तो आपका एक तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका पैसा भी बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता क्या स्टेप्स लेने हैं। तो आप कुछ भी रैंडमली हवा में तीर मार रहे होते हो। आपको एक प्रॉपर कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। सो अगर आपको शुरुआत करनी है तो फिजिकल प्रोडक्ट्स में ऑब्वियस सी बात है उतना स्कोप नहीं है। अमेजोन के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो वहां पर ड्रॉबैक ये है सबसे बड़ा वहां पर कि आपको खुद ही सारी चीजें फिगर आउट करनी है। दूसरा हमारे पास आता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट में सबसे बेस्ट क्या होता है कि सबसे पहली बात तो आपके पास गाइडेंस होती है। देयर आर पीपल जहां पर आप उनके थ्रू कनेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको इनकम पोटेंशियल भी ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, आप खुद भी गूगल पे कुछ चीजें सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप अफिलिएट कर सकते हो ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में या किसी भी चीज में ग्रो करने के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है कि आप किसके थ्रू स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप जिसके साथ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस पे आप भरोसा करके शुरू कर रहे हो, अगर उसको ही चीज़ें कुछ पता नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता कि कैसे चीज़ें करी जा सकती हैं, तो वो आपको क्या गाइड करेगा। मीन्स वन पर्सन वन मेंटोर, ठीक है। Yeah. और दूसरी चीज होती है प्लेटफॉर्म। अगर आपका मेंटोर बहुत अच्छा है बट वो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, अगर वो प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं है, वो ग्रोथ नहीं दे रहा है, ठीक है, वो आने वाले टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, जो Upgrade नहीं कर रहा है। अपग्रेड नहीं कर रहा। ऑब्वियस बात, जैसे नोकिया था एक टाइम पे, बहुत बूमिंग फेज पे था, है ना, बट उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने सोचा कि नहीं, ये बटनों वाला फोन ही चलता रहेगा। बट जिन्होंने अडाप्ट किया फोन को, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट किया, है ना, तो आज वो चल रहे हैं और नोकिया एकदम मार्केट से वैनिश हो गया। तो ये चीज़ है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना है, वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो यू कैन फाइंड द पर्सन जिस पे आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, इस पर्सन के थ्रू मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वहां पर आप अपनी अफिलिएट जर्नी शुरू कर सकते हो, बट थोड़ा रिसर्च करके कि क्या प्लेटफॉर्म के अंदर आपको वो स्कोप दिखाई दे रहा है, क्या प्लेटफॉर्म सच में चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करके दे रहा है उस वैल्यू पे जो आप पे कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जिस वैल्यू पे कर रहे हो, शुरुआत में कुछ भी फ्री का तो नहीं होगा, है ना। आप जो अमाउंट आप पे कर रहे हो, क्या वो वैल्यू उससे मैच हो रही है, या क्या वो उससे भी ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही है जितना अमाउंट है। तो अगर आपका आंसर यस है, सो यू कैन गो फॉर दैट। दूसरा, द मेंटोर। क्योंकि
हम एक ऐसे रास्ते पे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब अगर हमें स्विमिंग सीखनी है तो हम एक ऐसे इंसान से सीखेंगे जो कि ऑलरेडी स्विमिंग करना जानता है, या फिर हम एक ऐसे इंसान से सीखेंगे जो अभी खुद ही नहीं तैर पा रहा समुद्र में या पूल के अंदर, तो वो हमें क्या गाइड करेगा? तो उसका एक्सपीरियंस चेक करो। जिस पर्सन के साथ आपको शुरू करना है उसकी प्रोफाइल चेक करो, उसकी वैल्यूज चेक करो, ठीक है? और बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पर ये भी होता है कि भाई जो बंदा ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है या कर रहा है, क्या पता वो हमें ना गाइड करे। और ये सारी चीज़ें कह सकते हम्म। हैं किसी वेबसाइट पे मेंशन्ड होगी? हाँ। जितने पॉइंट्स और डॉट्स आप बता रहे हो कि ये चेक करो, ये पर्सन को चेक करो, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप गूगल करो, आप खुद की भी रिसर्च करो, आप उनके प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट्स पे भी चेक करो, उन्होंने क्या किया है, कंपनी ने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिली है, ठीक है? अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो मिनिस्टर्स आकर के या बड़े बड़े फाउंडर्स आकर के उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस चीज़ को ऑब्वियस सी बात है अप्रिशिएट करते हैं, सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। तो आप देखो कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वैसी। यू नीड टू सर्च, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, आप सर्च करो। दूसरी चीज़ वाली बात ये है कि भाई प्लेटफॉर्म कैसा का है, मेंटोर कैसा का है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान आपको गाइड करेगा दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर उसको कुछ नहीं पता है तो वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। तो उस इंसान की वो चीज़ें देखो कि उसने खुद क्या किया। और एक चीज़ होती है कि एक इंसान जब चीज़ें शुरू करता है ना और वो देखता है कि इन इन लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो हमारे अंदर ना ये चीज़ भी आती है कि यार ये पता नहीं हमें गाइड करेंगे, ये पता नहीं हमें सपोर्ट करेंगे, हमें वैसा सपोर्ट सिस्टम मिल भी पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने स्टार्ट कर लिया बट इन्होंने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया या रिस्पॉन्सेज नहीं दिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से चेक करना कि उस इंसान की खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। एंड तीसरी चीज़ ना यहाँ पर ये भी होती है बिगिनर्स के माइंड में जब आता है कि यार जो बंदा ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, क्या पता अगर हमने इससे सीखा तो हमें वो सपोर्ट, वो गाइडेंस, वो हैंड होल्ड सपोर्ट मिल भी पाएगा कि नहीं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस थिंग कि जो इंसान ऑलरेडी एस्टैब्लिश होता है या जो इंसान ने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है ना, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो एज़ कंपैरिज़न टू उस इंसान के जिसने अभी कुछ उतना नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक इंसान होता है, जब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मुझे भी ये था कि पता नहीं ये ना हो कि कोई मुझे स्टार्ट तो करवा दे बट बाद में मुझे गाइडेंस ना मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी पास्ट में धोखा खा के आ चुकी थी। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। 1-2 लोगों पे मैंने ट्रस्ट करके शुरू भी की थी कुछ चीज़ें, बट उस टाइम पे वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, उन्होंने रिस्पॉन्सेज़ नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरा 70,000 का नुकसान हो गया। तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत हुई थी उस टाइम पे। और जब कोई इंसान मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग में भी चीज़ें शुरू करता है या मेरी कम्युनिटी में भी आज के टाइम पे जितने लोग हैं, सो इस चीज़ में ना ये भी होता है कि पता नहीं हमें वो सपोर्ट, वो गाइडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट द मेन पॉइंट हियर इज़ कि जो इंसान ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया ना, वो ज़्यादा आपको गाइड कर सकता है एज़ कंपैरिजन टू दूसरा। क्योंकि हर एक इंसान की ना खुद की वो उसने उस टाइम तक आइडेंटिटी बना चुके होते हैं वो, है ना? उन्होंने अपना काम करके रख चुके होते हैं। तो यहाँ पे ना रेपुटेशन की भी बात आती है, यहाँ पे एक तरीके से फेस वैल्यू की भी बात आती है। क्योंकि अगर इंसान ने उस इंसान को दूसरे को सपोर्ट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है लोग आकर के बोलेंगे कि यार इसने तो हमें गाइड नहीं किया, इसने तो हमें ये नहीं किया। तो बंदा अपनी फेस वैल्यू क्यों खराब करेगा? अब जो एक बिगिनर है जिसको अभी कोई जानता ही नहीं है, वो फिर भी शायद ऐसी चीजें कर सकता है कि यार चलो ठीक है, करवाया स्टार्ट, सपोर्ट नहीं किया, छोड़ दिया। बट जो बंदा ऑलरेडी एस्टैब्लिश होता है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई उसने अपनी काम किया है, उसने अपने ब्रांड वैल्यू पे काम किया, उसने अपने फेस वैल्यू पे काम किया, लोग उसको आज जानते हैं। तो अगर एक भी उसने कोई गलत स्टेप उठा लिया तो कोई भी चीज़ आप पे ही उल्टा भारी पड़ सकती है ना? ये चीज़ आज के टाइम पे हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, है ना? कि आज कर्म करने में बंदा 100 चीज़ें अच्छी कर देता है, बट अगर एक चीज़ भी बंदा गलत कर दे तो वो चीज़ उसी पे ही बैकफायर कर देती है। जैसे आज समय रहना है, रणवीर इलाहाबादी है, तो काम करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंटली बंदा करता है, बहुत मेहनत लगती है, बट एक भी गलत चीज़, है ना, अगर आप कर देते हो तो सारी चीज़ जो है वो खराब हो जाती है। इसीलिए बंदा फूक-फूक के काम करता है, कदम-कदम पे बहुत अवेयर होकर के काम करता है। तो एस्टैब्लिश्ड पर्सन जो होता है ना, जो ऑलरेडी कुछ कर चुका है, उससे गाइडेंस लेना इज़ फार मच बेटर देन किसी ऐसे इंसान से शुरू करना जिसने अभी जस्ट शुरू ही किया है। क्योंकि वहाँ पर आपको मे बी सपोर्ट में क्वेश्चन हो सके, बट वहाँ पे नहीं होगा जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है। तो हमें एक ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही
कम्युनिटी में जुड़ना है। वेरी नाइस। तो अभी ना आपने स्किल पे बहुत फोकस करा कि स्किल बहुत मैटर करता है, स्किल बहुत मैटर करता है। जो लोग आपको देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये तो कर ली इन्होंने, इनको तो बहुत अच्छा बोलना आता है, पर वो डरे हुए होंगे। तो क्या स्किल्स होते हैं इसमें? क्या फर्स्ट डे से इतना कॉन्फिडेंस होता है हमारे पास? डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली, क्योंकि आज मैं मेरे को काम करते करते कम से कम 3.5-4 साल हो चुके हैं, 4th ईयर स्टार्ट हो चुका है मुझे, ठीक है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी उस टाइम पे आई वाज अ कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट। मतलब अगर कोई मुझे पर्सनली जानता हो ना, मेरे कॉलेज से कोई हो या मेरे स्कूल से कोई इंसान मुझे अगर अभी देख रहा है या पॉडकास्ट सुन रहा है, वो ये चीज़ देख पाता होगा, रिलेट कर पाता होगा कि ये लड़की एकदम स्कूल में चुपचाप शांत सी अपने अपने में रहने वाली, है ना, उस टाइप की पर्सन थी। और आज शी हैज़ मेड समथिंग समथिंग लाइक दैट, राइट। बट वो चीज़ डे वन से नहीं हुई। मुझे आज भी याद है कि जब मतलब मुझे काम करते करते कुछ महीने हो चुके थे, तो मैंने कुछ एक चीज़ अचीव करी थी जिसकी वजह से मुझे मेरी ही कम्युनिटी के अंदर एक प्रेजेंटेशन देनी थी, ठीक है। और वो प्रेजेंटेशन ऐसी थी कि सामने 50 लोग बैठे थे और मुझे एक पीपीटी के ऊपर चीज़ें समझानी थी। और वहाँ पर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरे से ज़्यादा उस टाइम पे कमाया था, मेरे से ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे थे। उनको भी मुझे चीज़ें समझानी थी और उन लोगों को भी वहाँ पे चीज़ें समझानी थी जो कि अभी जस्ट शुरू ही कर रहे थे। तो ऐसे 50 लोग एक कमरे में बैठे थे। एंड मैं सच बता रही हूँ सुप्रीता जी, मेरी फट के हाथ में आ गई थी जब मुझे ये चीज़ पता लगी कि भाई मुझे यहाँ पे इन 50 लोगों के सामने बोलना है। मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा वो स्पीच पूरा करने में, बोलने में। एंड मैं इतनी नर्वस थी और मैं इतना, मतलब कहते हैं ना बोल बोल के जैसे सांस फूल जाती हो, वो इतनी सांस फूल रही थी मेरी। और लोग सभी मेरे मुंह की तरफ ऐसे देख रहे थे कि भाई ये बंदी बोल रही है बट इसकी सांस फूल रही है, ये डर रही है, इसके फेस के एक्सप्रेशन से भी साफ पता लग रहा है, बट इसने फिर भी वो चीज़ डिलीवर करी। और जब मैंने शुरू किया था स्पीच देने से पहले, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मेरा दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि यार मुझे काम करते इतना टाइम हो गया बट फिर भी मुझे इतनी नर्वसनेस क्यों हो रही है। बट काम करते करते आप जो कहते हैं ना कि कुछ भी आप नई चीज़ शुरू करते हो और जो आपने पहले नहीं करी होती है, बट जब आप फर्स्ट टाइम करते हो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। बट बाय द टाइम जब आप बहुत बारी वो चीज़ें रिपीट कर चुके होते हो, बार बार सेम चीज़ कर रहे हो, तो आप उस चीज़ की आदत हो चुकी होती है ना। फिर एक टाइम के बाद एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहाँ पर वो चीज़ आपके लिए बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है। अब जैसे ये पॉडकास्ट है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए, बट जब मुझे याद है जब मैंने पहला अपना पॉडकास्ट किया था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही रूम में सामने कम से कम 4 लोग बैठे थे एंड जिस पर्सन के साथ मैं वहाँ पे पॉडकास्ट कर रही थी, तो वो जिस कम्युनिटी के अंदर मैं थी उसी कम्युनिटी का ही वो पॉडकास्ट था जो पर्सन ले रहे थे। एंड ही वॉज आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं अब इसका जवाब क्या दूँ। मैं अंदर से मतलब ऐसे घबरा घबरा करके चीज़ें बोल रही थी। और जब पॉडकास्ट पूरा कंप्लीट हो गया, एवरीवन वाज लाइक कि अच्छा गया, तुमने अच्छा किया। बट मैं बार बार वैलिडेशन मांग रही थी, नहीं सर मुझे ऐसा लगता है मैंने यहाँ पे गलत बोला, नहीं सर मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छा नहीं किया, हम एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर लें। एंड सर वाज लाइक नहीं भाई तूने अच्छा किया है, तूने अच्छा सही बोला है, ठीक है अब देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। एंड उस पॉडकास्ट पे आफ्टर सम टाइम जब वो पोस्ट हुआ, पब्लिश हुआ, आज उस पे 7.5 लाख व्यूज है। एंड आई वाज शॉक्ड लाइक कि भाई क्या मतलब। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ना बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है। बट जब आप एक्चुअली में चीज़ें करने लगते हो ना, तब आपको पता लगता है कि नहीं यार आपके अंदर पोटेंशियल है, बट आपने अपने डर की वजह से ना उसको कभी बाहर ही नहीं निकलने दिया। तो जो इंसान कभी कुछ कर जाता है ना, वो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यार वो अपने विजन पे, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है, अपने डर पे कम वो फ़ोकस करता है, अपने विजन पे फ़ोकस करता है। और जो इंसान कुछ नहीं कर पाता उसके ऊपर बस यही चीज़ होती है कि उसने अपने डर पे ज़्यादा फ़ोकस किया होता है, अपने विजन पे नहीं। तो ये चीज़ होती है। ओके। तो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, ये तो मुझे पता लग गया आपके आपसे बात करके। स्किल हम धीरे-धीरे एनहांस कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ मेन होती है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने सिर्फ के लिए। लर्निंग एटीट्यूड, दैट्स इट। क्योंकि हुँ। जब बंदा शुरू करता है वो एक कंप्लीटली नूब है, उसको कुछ नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है। जब आप शुरू करते हो आपका सिंपल एक टास्क होता है कि आपको बेटर बनना है।
आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। स्किल्स कोई भी हो सकती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, सेल्स स्किल्स हो गया, मार्केटिंग स्किल्स हो गया। ये ना कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप कभी भी ना ये आपको ब्रोक नहीं बनाएगी। आज हम देखते हैं कि कंपनीज इतनी ज़्यादा एक्सपैंड होती हैं, वो किस वजह से होती हैं? जस्ट बिकॉज मार्केटिंग की वजह से। और मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि आज भी उसका क्रेज़ है, कल भी उसका क्रेज़ था, क्योंकि कंपनीज आज भी चल रही हैं, पहले भी चल रही थी, आने वाले टाइम में भी वो कंपनीज चलेंगी। और आने वाले टाइम में आजकल वैसे भी स्टार्टअप्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, हर बारी हम देखते हैं हर मंथ कुछ ना कुछ नई कंपनीज जो हैं वो आ रही होती है मार्केट में। तो इट इज़ अ स्टार्टअप बेस्ड जो चीज़ें अभी चल रही हैं, तो कंपनीज ऑलरेडी आ रही हैं, कंपनीज को चाहिए कि भाई कोई उनकी कंपनी की मार्केटिंग करे। तो मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि अगर आपने जितना जल्दी इसको सीख लिया और आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर लिया, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आप चीज़ें अपने लिए फिगर आउट कर लोगे। क्योंकि प्लेटफॉर्म्स जा सकते हैं, सोशल मीडिया जा सकता है, कोई भी चीज़। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल की बात करूं, तो लास्ट मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले मेरे साथ क्या हुआ था कि कुछ 3-4 महीनों में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। 3-4 महीनों के अंदर ही बहुत अच्छा मुझे ग्रोथ मिला था। वहाँ पे मैंने 30-35 हज़ार का जो सब्सक्राइबर बेस था वो गेन कर लिया था। अगर मैं इंस्टा की बात करूँ तो 90,000 मेरे इंस्टाग्राम पे हो चुके थे फॉलोअर्स। बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करी। मेरे खुद के ही फ्रेंड्स ने मुझे बैक स्टैब किया। बहुत लंबी स्टोरी थी, बट कट शॉर्ट मुझे बैक स्टैब किया गया, एंड जिसकी वजह से मेरे सारे चैनल्स डिलीट हो गए। हुँ, मेरे रातों रात इंस्टाग्राम डिलीट हो गया। मैंने जो भी काम किया था, मैंने जो भी मेहनत करी थी पिछले 3 साल में, इट वाज़ लाइक कि वो सब कुछ वैनिश हो चुका है, एक झटके में। और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या गया। 1-2 हफ्ते आई वाज़ लाइक यार क्या करना चाहिए, कि इतना मेहनत किया, इतना पैसा लगाया, कंटेंट बनाया, चीज़ें बिल्ड करी, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करी, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स गेन किए। शुरुआत में तो हमें ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ किक करती है कि भई आप जब मेहनत से कर रहे हो काम और आपने कुछ सर्टेन नंबर्स अचीव किए होते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो बहुत, बहुत ज़्यादा यू नो जान से प्यारे होते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो आपकी कोर कम्युनिटी होती है। तो जब वो एकदम से ऐसे चीज़ें हैक हो गई, चीज़ें डिलीट हो गई, आई वाज़ कंप्लीटली ब्लैंक्ड कि अब मैं क्या करूँ? 2 हफ्ते आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, छोड़ देती हूँ। बट फिर ऐसा हुआ कि अगर छोड़ दिया तो यार कोई सेंस नहीं बना। इतनी जो 3 साल की जर्नी थी, इट वाज़ जस्ट लाइक इट विल बी वेस्ट इन जस्ट फ्यू सेकंड्स, राइट? तो मैंने सोचा कि नहीं, अब हम दोबारा काम करते हैं, एंड दोबारा से रीबिल्ड किया। और आज के टाइम पे 17-18 हज़ार जो हैं वो हो चुके हैं यूट्यूब पे, एंड दोबारा से 21 हज़ार समथिंग जो इंस्टाग्राम पे था, वो ज़ीरो से बिल्ड किया, एकदम ज़ीरो से। तो दिस इज़ अ पावर ऑफ स्किल, कि प्लेटफ़ॉर्म्स जा सकते हैं, सब कुछ जा सकता है, बट अगर आपके पास स्किल है, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, तो आप दोबारा से रीबिल्ड कर लोगे, नो मैटर कि कितनी बारी प्लेटफ़ॉर्म्स चले जाएँ। सो आप मार्केट रेडी हो जाते हो। और कल को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग नहीं भी करते हो, अगर आज एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ और चीज़ें करनी है, या किसी और चीज़ों से पैसा बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने वो सर्टेन नंबर अचीव कर लिया, जहाँ पर अगर अब मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग छोड़ना चाहूँ तो मैं दूसरी चीज़ों में जा सकती हूँ। तो दिस इज़ समथिंग काइंड ऑफ फ्रीडम जो कि आपको मिल जाती है, क्योंकि शुरुआत में जब बंदा शुरू करता है उसके पास तो पैसा भी नहीं होता, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जहाँ पर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग से वो पैसा, वो एक्सपीरियंस, वो फ्रीडम अचीव कर सकते हो, वो स्किल्स गेन कर सकते हो, जिस जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा चीज़ों को बिल्ड करने के लिए। तो क्या एफ़िलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया प्रेज़ेंस होना ज़रूरी है? काइंड ऑफ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम काम ही घर बैठ के कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। एंड अगर हम सोचे कि बिना सोशल मीडिया के, बिना इंस्टाग्राम पे चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ, क्योंकि आज के टाइम पे ना एफिलिएट मार्केटिंग देखो चलता ही कैसे है। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ गेम ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आप रिकमेंड करके आप वहाँ से पैसा बनाते हो। या तो आप स्किल्स को सीख के एफिलिएट मार्केटिंग में 2 चीज़ें होती हैं कि आप एक प्लेटफ़ॉर्म के साथ जब जुड़ते हो, एक कम्युनिटी का पार्ट जब बनते हो, तो आप 2 तरीके से पैसा बनाते हो। या तो आप वहाँ पर स्किल्स सीख के पैसा बना लो, आप जॉब कर लो, आप फ्रीलांस कर लो, आप खुद का कोई काम स्टार्ट कर लो, खुद की एजेंसी शुरू कर सकते हो आप, या फिर जो आप सीख रहे हो वही लोगों को सिखा के आप ग्रोथ ले सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप जो है उसी चीज़ को यूज़ करके रिकमेंडेशन पे आप अर्न कर सकते हो। अब रिकमेंडेशन इज़ समथिंग काइंड ऑफ ट्रस्ट। हुँ।
अब फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरे दांत में दर्द है और मैं आपको बोल रही हूँ सुप्रीता जी मेरे दांत में दर्द है, एंड एज अ फ्रेंड आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि ओशिन मैं भी ना इधर इधर गई थी, मेरे भी सेम प्रॉब्लम थी, मुझे आज से 1 हफ्ते पहले 1 महीने पहले, तो मैंने इस डॉक्टर को कंसल्ट किया था, मुझे अच्छा लगा और मुझे फायदा मिला उससे, मुझे रिजल्ट आया, तो तुम भी एक बार ही जा करके ट्राई करके देखो। तो अब मेरी आपके साथ बातचीत है ना, मैं आपको जानती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, तो आपके कहने पे मैं उधर जा करके अपना ट्रीटमेंट करवाती हूँ। तो ट्रस्ट के बेसिस पे ही मैं जाऊंगी ना। अब मुझे अगर ट्रस्ट ही नहीं है आप पे और मैं आपको जानती ही नहीं हूँ पर्सनली, मैं आपकी बात क्यों सुनूंगी? तो ट्रस्ट इज समथिंग विच इज प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन अफिलिएट मार्केटिंग। तो शुरुआत में सोशल मीडिया इज समथिंग जो ट्रस्ट के लिए आज के टाइम पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं है कि हमें घर घर जाके कुछ चीज़ें करनी है, हमें घर बैठ के ऑनलाइन चीज़ें करनी है। अब वो कैसे करनी है, वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप शुरू करते हो ना तो बाय द टाइम जो जिसके साथ आप शुरू करते हो वो आप उसके थ्रू सीख सकते हो। अब मेरी कम्युनिटी के अंदर एक लड़की है, उसने मेरे साथ स्टार्ट किया था, तो जब उसने शुरू किया था उसको कुछ भी नहीं पता था, एंड इवन तक कि उसको हिंदी भी नहीं आती थी। वो साउथ की है एंड उनकी एज 20-21 साल की थी जब उन्होंने शुरू किया था। आज के टाइम पे उन्होंने 1 CR का जो टर्नओवर है वो क्रिएट किया है, सिर्फ घर बैठ के, ड्यूरेशन कितने टाइम में? विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर। और कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई इवन तक कि उनको तो हिंदी भी नहीं आती, उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के अंदर काम किया था। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि आपको कुछ भी पहले से समझने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतना पावरफुल रोल प्ले कर रहा है ना, आप जितनी जल्दी इस गेम को समझ जाओगे ना, यू विल प्ले वेरी बिग। राज शमानी का भी एक कोट है कि आने वाले टाइम के अंदर, मतलब उन्होंने ना अपनी प्रोफाइल पे पिन करके रखा हुआ है कि आने वाले टाइम के अंदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर आप सोशल मीडिया पे आकर के कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे, आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। क्योंकि आज इट इज समथिंग लाइक ये कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, इट इज नेसेसरी कि करना ही करना है, अदरवाइज आने वाले टाइम में आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे उतना। हम्म। मैंने सुन तो लिया विद इन 1 ईयर 1 करोड़ जनरेट कर लिया। फर्स्ट रेवेन्यू कब तक जनरेट हो जाता है? स्टेबल इनकम होता है इसमें? डेफिनेटली स्टेबल इनकम है, बट शुरुआत में पता गलतियां क्या होती है कि जब इंसान शुरू करता है ना वो इनकम के पीछे भागता है, वो एक्सेलेंस के पीछे नहीं भागता। तो शुरुआत में हमें यही है कि अगर हम शुरू कर रहे हैं तो फोकस ऑन दैट कि आप लर्निंग पे ध्यान दो। लर्निंग जब आपकी स्किल के ऊपर आपकी मास्टरी हासिल हो जाएगी ना विद इन, वैसे जब अफिलिएट मार्केटिंग बंदा शुरू करता है ना तो 20 से 25 मैक्स टू मैक्स 1 महीने में बंदा सीख जाता है। अब 1 मंथ के अंदर उसके बाद ना उसकी प्रॉपरली वो कितना एफर्ट डाल रहा है, उसके अंदर कितना टाइम दे रहा है, उसके ऊपर डिपेंड सॉरी टू करती है। इंटरप्ट, मतलब आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया, हम्म 1 महीने प्रॉपर आपने अपने आप को दिए हम्म स्किल के लिए, हम्म कुछ बिजनेस नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, पहले स्किल सीखना होगा, हम्म उसके बाद ही आप बिजनेस कर सकते हो। हम्म ये एक मॉडल है। हम्म ओके। तो उसके बाद वो डिपेंड करता है कि जो उसने सीखा है वो कितना टाइम दे रहा है, वो कितने एफर्ट्स मार रहा है, उसके उस ऊपर उसकी इनकम डिपेंड होती है। अब मैंने अपनी कम्युनिटी में ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने पूरा 1 महीना ट्रेन किया अपने आप को, 20 से 25 दिन ट्रेन किया, 2 दिन 3 दिन के अंदर भी उनको रिजल्ट्स मिले। कई लोगों को मैंने देखा 1 हफ्ते में भी रिजल्ट्स मिले, बट उधर ही कई लोगों को मैंने ये भी देखा कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने भी लगे। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड होता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीख रहे हो। ये क्योंकि कई बार होता है ना कि कई लोगों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक बारी में चीज़ समझाई वो फट से समझ लेते हैं, बट कई लोगों को थोड़ा लेट समझ में आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। जिस तरह से आप बात कर रहे हो तो मुझे पता है कि सेल्स ही है, बेचना है, क्योंकि हमने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। हम्म ठीक है, लर्निंग हो गया, हमारा स्किल्स डेवलप हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट है, अब हमें सेल्स पे फोकस करना है। तो हम क्लाइंट कहाँ से लाएं, बेचे कैसे? देखो अफिलिएट मार्केटिंग इज अ सिंपल मॉडल विच इज़ अ गेम ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, अब आप रिकमेंड क्या करते हो? ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हो यहाँ पे, है ना। तो प्रोडक्ट्स किसको रिकमेंड करोगे? लुक, बिजनेस ना चलता ही कस्टमर्स के ऊपर है। आप कोई सा भी आज के टाइम पे बिजनेस शुरू कर लो, कोई भी, मैं कहती हूँ अफिलिएट मार्केटिंग आप आज ना शुरू करो, आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटी बिजनेस शुरू किया या मैंने ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया। अब एट द एंड ऑफ द डे मुझे ज्वेलरी बेचनी ही पड़ेगी ना, या तो मैं खुद बेचूं या मैं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू करवा लूं, ठीक है, या कुछ भी करके, कुछ XYZ करके, जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं कंपनी नहीं चल पाएगी, मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज में बेचना इज द थिंग, और सेल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। और आज के टाइम पे लोग इतना सेल्स के पीछे, सेल्स से भागते हैं ना कि नहीं हमें सेल्स नहीं सीखनी, हमें यहाँ पे तो बेचना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये करना पड़ेगा। बट गाइज
अगर आज आप सेल्स की स्किल नहीं सीखते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप हर जगह कहीं पे भी जाते हो, आप सेल्स ही तो कर रहे हो। एक बच्चा छोटा, वो अपने पापा के साथ क्या कर रहा है? वो सेल्स ही तो कर रहा है कि पापा नहीं मुझे खिलौना लेकर के दो। कन्विंस ही कर रहा है, वो अपने इमोशंस को वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने पापा को कन्विंस कर रहा है कि नहीं पापा मुझे ये प्रोडक्ट लेकर के दो, है ना? अगर आज हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ही वहाँ पर इंटरव्यूअर ये पूछता है, व्हाई शुड आई हायर यू? देयर आर सो मेनी पीपल, ठीक है, बाहर बैठे हैं, तुम्हारे अंदर ऐसा खास बात क्या है कि हम तुम्हें लें? और उन सभी लोगों से हट के तुम्हें क्या आता है जो तुम हमारे लिए मदद कर सकते हो हमें ग्रो करवाने में? लोग पूछते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे हम अपने आप को एक तरीके से बेच ही रहे हैं इंटरव्यूअर के आगे, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मेरे अंदर ये स्किल है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है। तो सेल्स इज़ समथिंग व्हिच इज़ प्लेज़ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है? कि अगर आज तुम चीज़ें नहीं करोगे, एट द एंड ऑफ द डे तुम कहीं पे और भी चले जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम अपने घर में भी देखें, अब जैसे मेरे फादर जो जॉब कर रहे हैं, तो वो जो जहाँ पर काम कर रहे हैं वो एवन इस्पात में काम कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो भी प्रोडक्ट बिज़नेस के अंदर है, वो B2B कर रहे हैं। तो बिज़नेस 2 तरीके के होते हैं, या तो B2B होता है या तो B2C होता है, बिज़नेस टू बिज़नेस या फिर बिज़नेस टू कस्टमर्स, ठीक है? अब बात कर ली जाए कि कस्टमर्स हम कहाँ से लेकर के आएँ, क्योंकि हमें तो लोग जानते नहीं हैं, हमारे पास इतना बड़ा फॉलोअर बेस नहीं है, तो हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, हमें कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे? सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, लाइक आप एड्स के थ्रू कर सकते हो। आप आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन, मैंने जैसे बताया ना कि कंटेंट क्रिएशन इज़ समथिंग, आज के टाइम में मैंने रिसेंटली चेक भी किया था बाय द 2034 आई गेस सो, 2034 या 2031 के अराउंड ही जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जो ये कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है, वो $122 बिलियन की होने वाली है। हुँ। $122 बिलियन, मतलब इतना पैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? और राष्ट्रमानी ने खुद बोला है कि बाय दी अगर टाइम आप या तो खुद से आ जाओ, नहीं तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएँगे कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको खुद ही आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो एड्स के थ्रू आप कर सकते हो क्लाइंट्स। यार आज के टाइम पे इतना बड़ा ऑडियंस है ना, इंडिया के अंदर आप वर्ल्ड वाइड देख लो, अरबों-खरबों की ऑडियंस है। हमें ना जब शुरू करते हैं, इवन तक कि मैंने भी यही चीज़ सोची थी कि यार मेरे को तो कोई नहीं जानता, मेरे पास तो कोई फॉलोअर्स नहीं है, मैं तो एकदम ज़ीरो से शुरू करी हूँ। मैंने तो इवन तक कि अपने फॉलोअर बेस बना के फिर खोया है पूरा और फिर से ज़ीरो से रीबिल्ड किया है। तो अगर फॉलोअर्स इतने ही ज़रूरी होते, है ना, अफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो फिर मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे कभी भी ग्रो कर पाती, क्योंकि मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। तो आई एम द रियल एग्ज़ाम्पल कि भाई ज़ीरो से भी बिल्ड किया जा सकता है। क्लाइंट्स जो हैं वो अरबों-खरबों हैं एंड हम इंडिया में रह रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, ठीक है? हमें ऐसा लगता है शुरुआत में कि भाई जो हमें 4-5 लोग जो जानते हैं, वो ही हमारे कस्टमर्स हैं। हमने बस इन्हीं को ही एक बार रिकमेंड कर दिया, तो उसके बाद बस हमारा तो इतने लोग ही नहीं हमें जानते, हमारी फैमिली में इतने लोग नहीं हैं, वो कैसे करेंगे? मैंने अभी तक जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया ना, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि मुझे बहुत बचपन से जानता है या मुझे कॉलेज टाइम से जानता हो। सभी अननोन मार्केट है। सभी अननोन मार्केट है और वो सब कुछ कंटेंट क्रिएशन से हुआ है, ठीक है? एड्स के थ्रू हुआ है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होती है। अगर आपने निश शेयर के बारे में सुना है वैसे? हुँ, पारुल हुँ। गुलाटी। हुँ, हुँ। तो पारुल गुलाटी ने बिना एड्स चलाए कंटेंट क्रिएशन के दम पे अपनी कंपनी 100 करोड़ की कर दी। हुँ। दिस इज़ अ जीता जागता प्रूफ कि निशेर की मालिक। निश शेयर की मालकिन, दिस इज़ अ जीता जागता प्रूफ। उसके पास कौन से कस्टमर्स थे? उसको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। तो उस चीज़ की तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। वो देखो एक सिस्टम होता है, जब आप शुरू करते हो ना, तो अफिलिएट मार्केटिंग में मैंने क्या बताया, या तो मेंटोर जो है वो आपको सिखाता है या तो प्लेटफॉर्म आपको सिखाता है, और अगर दोनों ही आपको बेस्ट मिल गए सो यू विल बी अनस्टॉपेबल देयर। ओके, आपने रेवेन्यू की बात करी, तो आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है 1 मंथ में? मेरा अभी तक जो हाईएस्ट किया है वो 28 लाख किया है एक सिंगल मंथ के अंदर। सिंगल मंथ रेवेन्यू, माय गॉड! ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरे माइंड में बहुत देर से आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर आप बता रहे हो ना, काइंड ऑफ सिमिलर टू एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसमें तो सैचुरेशन आ गया बिल्कुल, अब उस तरह की अर्निंग नहीं है जैसे पहले के लोगों ने अर्न किया और वो अच्छे पोस्ट पे अच्छा पैसा कमाया और वो निकल गए, ठीक है? तो अभी क्या एफिलिएट मार्केटिंग के साथ भी ऐसा है, सैचुरेशन है या स्कोप है एफिलिएट मार्केटिंग में? ओके, मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग इज़ बोथ डिफरेंट, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, रात दिन का फ़र्क है। अफिलिएट मार्केटिंग रिकमेंडेशन पे चलता है। इट इज़ अ मॉडल ऑफ कि भाई कंपनी है,
कोई भी कंपनी, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्फ्लुएंसर है, वो किसी भी कंपनी का आज हम देखते हैं समय ट्रेंड में चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं, वो कंपनीज को प्रमोट करता है ना। तो क्या मतलब, अब उसके थ्रू कुछ भी अगर परचेजिंग डन होती है या वो ब्रांड को प्रमोट करता है, तो क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है? नहीं, उसको क्या फर्क पड़ रहा है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पर हम कहते हैं, जो बेसिकली सभी बोलते हैं, बंदे जोड़ने वाला काम है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पर आपका रेवेन्यू जो है वो सिर्फ बंदों पर डिपेंड होता है। मतलब ये 4 बंदे काम करेंगे तो तुम इनकम क्रिएट करोगे, अगर इन 4 बंदों ने काम नहीं किया सो तुम्हारा सब कुछ जीरो है। तुम फिर चाहे जितनी मर्जी हाथ पैर मार लो, तुम्हारी वहां पे कहते भी ना टीम टूट जाती है, फिर हमें रीबिल्ड करना। वो क्यों बोलते हैं? वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा इनकम ही बंदों के ऊपर डिपेंड करता है। अफिलिएट मार्केटिंग रिकमेंडेशन पे चलती है। तुम कितने बंदे ला रहे हो, बंदे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो नहीं होता है। इट इज अ जस्ट लाइक कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तुम उस चीज को प्रमोट कर रहे हो, वहां पे ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे आएंगी? अब एक बंदा है जिसने आज शुरू किया, कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, कोई फॉलोअर बेस नहीं है, उसको कोई नहीं जानता, तो कैसे करेगा? जब तक वो बिल्ड नहीं करेगा अपने आप को, ब्रांड्स उसको क्यों पैसा देंगे, है ना। तो अफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग जो कि एक ऑप्शन खोल देता है कि भाई तुम्हें अगर कुछ नहीं भी पता, तुम्हारे पास फॉलोअर्स नहीं है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो तब भी यू कैन प्रमोट समथिंग एंड यू कैन मेक इनकम आउट ऑफ इट। उसके लिए तुम्हें समय रहना जैसी बड़ी ऑडियंस नहीं चाहिए, उसके लिए तुम्हें कोई बहुत बड़ा करोड़ों का ऑडियंस बेस नहीं चाहिए, तुम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग जो कि नेटवर्क मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग इज टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पर यही सोचते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब आते हो तो आप या तो फ्रीलांस कर लो, कोर्सेज कर लो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, साबुन शैम्पू होते हैं, तो साबुन शैम्पू कहाँ तक हमें लेकर के काइंड ऑफ जाएगा? फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये चीज होती है। और रहा बात स्कोप का, अगर अफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप के बारे में बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है बाय द ईयर ऑफ 2034 ये 199, ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, $199 मिलियन की इंडस्ट्री है सिर्फ इंडिया में। और ग्लोबली आप चेक कर सकते हो गूगल के ऊपर, तो देयर इज अ सो मच स्कोप ऑफ अफिलिएट इंडस्ट्री। एंड जैसे हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि कंपनीज पहले भी थी, आज भी हैं, कल को भी आएंगी। एंड हर कंपनी को ऑब्वियस सी बात है सेल्स बढ़ाने के लिए, अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दे नीड कि भाई कोई बंदा आकर के कुछ चीज़ों को प्रमोट करे, है ना। तो इसका स्कोप कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और सेल्स और मार्केटिंग तो एक ऐसी फील्ड है ना जिसका अगर आपने एक बार ही सीख ली तो आप कहीं पे भी जा करके पैसा बना सकते हो, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग को आप एक कह लो, एक इनिशियली अपना ना एक स्टेपिंग स्टोन बना सकते हो अपना, जहाँ से आप चीज़ें सीखो कम प्राइस के अंदर एंड प्रैक्टिकल नॉलेज लो, एंड आप उसको या तो यहीं पे ही अप्लाई कर लो या तो आप कहीं और किसी और इंडस्ट्री में अप्लाई कर लो। तो हमें कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना है वो तो पता लग गया। अभी स्टार्ट करने के बाद जो बिगिनर्स हैं या फिर जो आपने स्टार्टिंग में मिस्टेक्स करी होगी, कोई टॉप 3 मिस्टेक्स बता दो जो सबके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, द बेसिक थिंग हियर इज कि बंदा जब अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करता है वो इनकम के पीछे भागता है, एंड ये हर एक बंदे को होता है कि भाई फटाफट इनकम हो जाए, फटाफट मैं कुछ पैसा बना लूँ, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। क्योंकि इंसान जो है अगर पैसे के पीछे भाग रहा है ना तो वह लर्निंग को छोड़ देता है। और जब तक आप सीखोगे नहीं, सीख के ऑब्वियस बात है, आप अगर जब तक अपने आप को टाइम नहीं दोगे, अपनी नॉलेज पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं करोगे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आगे ज़्यादा बढ़िया नहीं ग्रो कर पाओगे, राइट। तो डे 1 पे जब आप आ रहे हो, ठीक है, इवन तक कि मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू करी थी तब मेरे माइंड में भी एक ना पॉइंट हमेशा खटकता था कि यार फटाफट यार मुझे ना अपना लोन चुकाना है, अपने पेरेंट्स को हेल्प करनी है। मैंने जो पेरेंट्स से पैसा लिया था 70,000 का, वो बस फटाफट फटाफट मुझे ना करना है क्योंकि मुझे टॉन्ट नहीं सुनने। बट आप जब फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में होते हो ना, आप मेन चीज़ ही भूल जाते हो, आप लर्निंग को ही अवॉइड कर देते हो। और जब आप लर्निंग को अवॉइड करते हो तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब आप शेयर करने जाते हो चीज़ें, जब दूसरे लोगों को बताने जाते हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब बंदा शुरू करता है तो वो आपसे 4 सवाल पूछेगा। अब आपको उन सवालों के जवाब ही नहीं पता, तो आप डगमगाओगे। अब आप ही डगमगा जाओगे तो उसको क्या ही कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये बंदा कैसे मेरी हेल्प करेगा, राइट। तो सबसे फर्स्ट बात है कि आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है कि सामने वाला बंदा किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कैसा भी पूछ ले, आपको उसको एकदम सिंपल वे में रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना है कि भाई कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बस इस हिसाब से करनी है, एक सिस्टम के थ्रू करनी है। तो अपनी लर्निंग पे, अपनी नॉलेज पे टाइम देना। दूसरा, कंसिस्टेंसी प्लेज वेरी वेरी ह्यूज रोल। मतलब
एक इंसान कुछ भी काम कर ले ना, वो एट द एंड ऑफ द डे अगर टिका हुआ है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ बना ही लेगा। बट मेन रोल प्लेज हेयर कंसिस्टेंसी, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। इंसान की लाइफ कभी भी ऐसे नहीं जाती, हमेशा ऐसे 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 कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं ना। बट उन रीजंस को ना कभी भी अपना वो रीजन मत बनने देना कि भाई मेरे पास ना ये एक रीजन था इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, या इसीलिए मैंने आगे स्टार्ट नहीं किया, या इसीलिए मैंने अपना 100% नहीं दिया। अगर कुछ भी रीजन है तो यू नीड टू प्ले द गेम, यू नीड टू स्टे देयर एंड गिव योर 100%। क्योंकि अगर आप टिके हो मैदान में तो आज नहीं तो कल आप कुछ बना लोगे, वहां से आप कुछ कर लोगे। बट अगर आपने मैदान छोड़ के क्विट ही कर दिया, आपने गेम ही छोड़ दी, तो यू विल लूज हेयर। वहां पे तो फिर जीतने का हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। अगर आप टिके हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल के बाद यू विल मेक समथिंग फ्रॉम हेयर, राइट। बट अगर आप मैदान ही छोड़ दिए तो फिर तो गेम ही वहीं पे खत्म हो जाएगी। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज कि पीपल बाय फ्रॉम पीपल। सबसे इम्पॉर्टेंट एलेक्स हार्मोजी भी यही बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दे बाय आउटकम्स। ठीक है, तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ यही होती है कि भाई लोग तुमसे तब खरीदेंगे। कई बार बोलते हैं कि भाई हमसे तो ना लोग करते ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करते हैं हमारे साथ, या हम हमारी एडवाइस को ही नहीं फॉलो करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे अंदर नॉलेज की कमी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए नहीं आ रहे हैं, दे बाय आउटकम्स, दे बाय ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर उनको वही एश्योरेंस नहीं मिल रहा है तुमसे कि भाई इस इंसान, क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था मैंने प्रोडक्ट्स के लिए नहीं किया था कि यहाँ पर ये है, कंपनी ने ये कर दिया, चलो ठीक है, मैटर करता है, सर्टेन पॉइंट पे मैटर करता है। बट एक पॉइंट ये भी मैटर करता है कि आप किसके साथ शुरू कर रहे हो। ठीक है, उस इंसान के पास कितनी नॉलेज है, और अगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो कुछ जिंदगी में कर जाऊंगी, बन जाऊंगी। तो ये चीज अगर आपके क्लाइंट को आप नहीं शेयर कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि मैम हमारा तो ना इनकम नहीं है। अगर लोगों को ये बहुत डाउट होता है कि भाई इनकम से ही अगर आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोग तो इनकम देख के आते हैं। नहीं, इट इज़ अ वेरी बिग मिथ। लोग इनकम देख के नहीं आते हैं, लोग तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारी नॉलेज देख के आते हैं। अगर तुमने अपने नॉलेज और अपने उसके ऊपर काम कर लिया ना, तो यू विल विन, सिंपल। ठीक है, तो पीपल बाय फ्रॉम पीपल। और अगर आप वो चीज़ दिखाने में कामयाब हो गए कि आप उनकी कैसे हेल्प करोगे, और उनको भी पता लग गया कि ये चीज़ उनके लिए कैसे हेल्पफुल है, तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। अभी एक लेटेस्ट है ना, यूट्यूब पे एफिलिएट का फीचर आया है, शॉप नाउ का ऑप्शन है, प्रोडक्ट ऐड करो। जैसे मैंने ये शर्ट पहना, अगर ये रील जा रही है तो ये शर्ट दिखता रहेगा, इस टाइप के शर्ट परचेज करने का ऑप्शन आता रहेगा। तो क्या ये नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं? ये भी एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल है? हाँ, ये भी अफिलिएट है, बट वही है ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, फिजिकल प्रोडक्ट है। दूसरी बात, ये शॉप नाउ वाले ऑप्शन तभी आपका अनेबल होगा जब आपके सर्टेन सब्सक्राइबर्स होंगे। ठीक है, तो फॉलोअर बेस वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहाँ पे तब तक आप नहीं कर सकते हो। और कोई बंदा ये वाला जो चीज़ अगर करेगा तो फिर उसको यूट्यूब पे कंटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब सर्टेन सब्सक्राइबर्स के बाद ही वो चीज़ अनेबल होती है, अदरवाइज वो नहीं होती है। तो इससे बढ़िया यही है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में अपना डील करो, एंड वहाँ से ज़ीरो पे भी अगर आप हो तो आप बिल्ड कर सकते हो वहाँ पे। लास्टली ओशिन, आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को? सम अप कर दो आप। एडवाइस मैं यहाँ पर यही दूँगी कि जितना जल्दी हो सके ना एक इंसान को शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम बेसिकली ह्यूमन्स ना हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार ठीक है, अभी नहीं, बाद में शुरू करेंगे। हमेशा हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, बाद में करते रहते हैं। बट गोल्डन एज इज़ समथिंग कि भई अगर आप 19, 20, 16, 17 साल के हो, 20, 21 साल के हो, मतलब आपकी एज जितनी छोटी है ना, अगर आप उतनी जल्दी स्टार्ट कर लोगे ना, तो आपके पास बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है कुछ चीज़ें एस्टैब्लिश करने का। क्योंकि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, मतलब रिस्क कैपेबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत कम होती जाती है। मतलब अगर आप 19-20 साल के अंदर, फ अब जैसे मैं हूँ, मैंने 19-20 साल में चीज़ें शुरू करी, नहीं चीज़ चली, 70,000 का नुकसान मैंने खाया, ठीक है। बट मेरे पास एक चांस था कि ठीक है, मैंने दोबारा से एक रिस्क लिया, दोबारा से स्टार्ट किया। बट वही चीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 30 साल की होती, तो मुझे दोबारा से स्टार्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगता। अगर वही चीज़ अगर मैं 30 साल की या मुझे 40 साल में मैं शुरू करती, तो मुझे और भी ज़्यादा सोचना पड़ता, क्योंकि मेरी पीछे फैमिली है। मुझे उनके भी एक्सपेंसेस देखने हैं, मुझे अपने भी एक्सपेंसेस देखने हैं। तो जितना जल्दी जैसे-जैसे आपको चीज़ें पता लग रही हैं ना, आप चीज़ें शुरू करो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चीज़ें सच में बहुत आसान है।
हर एक चीज़ बहुत आसान है, बस द थिंग इज़ हियर इज़ कि आपको शुरू करना है, एंड आपको राइट पर्सन के थ्रू अगर आपको गाइडेंस मिल जाए तो वो तो फिर चेरी ऑन द केक है। अगर आप चीज़ें शुरू कर लोगे तो बहुत जल्दी आप चीज़ें जो है आपके पास टाइम होता है, आप वहाँ से अच्छा स्केल कर सकते हो। क्योंकि बीइंग अ गर्ल मैं ये चीज़ खुद फ़ील कर पाती हूँ कि हम लड़कियों के पास ना गिनती के 3-4 साल ही होते हैं, 2-3 साल ही होते हैं। क्योंकि जब आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर देते हो ना, 23, 24, 25 साल के हो जाते हो, आपको फैमिली से प्रेशर आने लग जाता है फॉर मैरिज। एंड आप खुद के लिए, ऑब्वियस सी बात है, लड़की के लिए पहले भी घर पर आया था, तो जब अब वो फैमिली अपने पेरेंट्स के पास होती है तो पेरेंट्स भी इतनी फ्रीडम नहीं देते कि भाई शादी के बाद जाना, शादी के बाद ये करना, शादी के बाद वो करना, है ना? एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन पेरेंट्स के घर पे भी लगती है। और जब आप आफ्टर मैरिज ये होप के साथ जाते हो कि हस्बैंड के साथ वो चीज़ें होंगी, है ना, हस्बैंड मुझे अलाउ करेगा, तो वहाँ पे मदर इन लॉ, फादर इन लॉज भी वहाँ पर इतने अलाउ नहीं करते हैं हमें, है ना? तो एक लड़की वहाँ पे भी बाउंड हो जाती है और शादी के बाद भी बाउंड हो जाती है। तो इंडिपेंडेंस इज समथिंग जो कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो ना, तो आप अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत कैपेबल हो जाते हो। और सेम थिंग लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है। लड़कियों के लिए भी पेरेंट्स ना एक होप रखते हैं कि भाई मेरा बच्चा जितना जल्दी हो सके वो हमें सपोर्ट करेगा। अनसीन प्रेशर होता है हाँ, हमारे से। अनसीन प्रेशर होता है। उनको भी ऐसा होता है कि भाई हमने बच्चे को इतना पढ़ा दिया, अब ये हमारे लिए कमाए। लड़कियों से वो चीज़ होप नहीं करी जाती है क्योंकि लड़कियों को कहते हैं पराया धन है, लड़कियों का पैसा क्या खाना है ना? बट वहाँ पे फैमिली प्रेशर होता है, मैरिज प्रेशर होता है। और लड़कों के लिए ये होता है कि भाई अपने पापा को सपोर्ट करना, ताकि तुम कमा लो, ताकि मम्मी पापा को रिटायर कर पाओ। तो दोनों चीज़ों में इट इज़ वेरी क्रूशियल कि तुम जितना जल्दी शुरू कर लोगे ना और खुद स्टेबल हो जाओगे, तो तुम्हारे पास ना अपनी चॉइसेस की फ्रीडम होती है। और एट द एंड ऑफ द डे डू इट फॉर योर पेरेंट्स। क्योंकि तुम अगर ये सोचो कि मेरे पास 10 साल हैं कुछ करने के लिए, बट तुम्हारे पेरेंट्स की ऑलरेडी एज हो रखी है। हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी एक सर्टेन एज को क्रॉस कर चुके हैं, 50 साल, 55 ईयर्स। और एक एज के बाद ना चीज़ें मैं ये फ़ील कर पाती हूँ, क्योंकि मैं आज अगर अपने पेरेंट्स को बोलूँ ना कि पापा इधर जाना है घूमने के लिए चलें, उनका क्रेज़ ही ख़त्म हो चुका है सुप्रीता जी। उनको ये है कि बस मुझे तो ना तू तीर्थ स्थान पे ले जा, मुझे कहीं नहीं घूमना। मतलब मैं अभी जस्ट अपने पेरेंट्स को 1 डेढ़ साल पहले बहुत ही ज़िद करके मनाली लेकर के गई थी। तो वहाँ पे उनको वो जो चीज़ थी ना, पहाड़ उन्होंने कभी देखे नहीं थे, तो पहाड़ों का एक्सपीरियंस पूरा करवाया। खुश थे, बट अंदर से दे वर लाइक कि ओशन नेक्स्ट टाइम ना अगर तूने कहीं प्रोग्राम बनाना है ना घूमने का, तो हमें तू ऋषिकेश ले जाईं, तू हमें इधर ले जाईं, तू हमें उधर ले। तो तीर्थ स्थान का उनको बहुत क्रेज़ है। तो वही चीज़ है कि आफ्टर सर्टेन एज आपके पेरेंट्स का ना क्रेज़ खत्म होता जाता है कहीं घूमने का, ट्रैवल करने का, और उनकी भी एज हो रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम जितना जल्दी स्टेबल हो जाओगे ना, तुम अपने पेरेंट्स के शौक को ना फुलफिल कर सकते हो, जो उन्होंने कभी अपने नहीं किए, जस्ट बिकॉज हमारे लिए उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। सो डू इट फॉर योर पेरेंट्स। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि आप डिजिटल प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे या फिर फिजिकल प्रोडक्ट? पर पूरे पॉडकास्ट में आपने बता दिया कि डिजिटल प्रोडक्ट पे फोकस करना है और एफिलिएट मार्केट में ग्रो करना है। तो थैंक यू ओशिन सो मच, बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दिया आपने। थैंक यू।